Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आई हूँ उस विषय का नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। आज का जो व्याख्यान है वह है OD के दृष्टिकोण और अलग अलग मॉडल्स पर। इससे पहले व्याख्यान में हम यह समझ चुके हैं कि संगठनात्मक विकास होता क्या है, संगठनात्मक विकास के एजेंट कौन होते हैं, आंतरिक या बाहरी एजेंट। अब आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अप्रोचेस या मॉडल्स के साथ हम संगठनात्मक विकास की बात करते हैं। तो इस सत्र के अंत तक आप जिन जिन मॉडल को समझने में सक्षम हो पाएंगे वह रहेगा ओपन सिस्टम थ्योरी। इसके अलावा हम बात करेंगे TPC यानी कि टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल दृष्टिकोण पर भी। इसके अलावा हम समझेंगे कि हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग मॉडल संगठनात्मक विकास का क्या होता है और साथ ही साथ किस प्रकार हम एक संगठन में अपने कर्मचारियों की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं अचीव मॉडल और आइडियल मॉडल के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि OD के अलग अलग दृष्टिकोण क्या है। लेकिन मॉडल्स को समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि ओपन सिस्टम थ्योरी क्या है, क्योंकि जब भी हम संगठनात्मक विकास के अलग अलग मॉडल्स की बात करते हैं या परिवर्तन के मॉडल्स की बात करते हैं तो उन सब का आधार होता है ओपन सिस्टम थ्योरी। काट्स और कान का मानना है कि आज के समय में जितने भी संगठन होते हैं वह एक ओपन सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम का यहाँ पर मतलब होता है कि उस संगठन की कार्य प्रणालियाँ, उस संगठन के कर्मचारी, उस संगठन के संसाधन, उस संगठन के संरचना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है या प्रभावित होती है बाहरी और आंतरिक कारकों की वजह से। जो बाहर का आपका वातावरण है यानी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, आपकी गवर्नमेंट, आपके ग्राहक, यह सब आपके संगठन की प्रणालियों पर प्रभाव डालते हैं। अब जब काट्स और कान ने 1978 में इस ओपन सिस्टम थ्योरी की बात करी तो उन्होंने कहा कि जब भी हमें किसी भी समस्या को डायग्नोज करना है तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि किसी भी सिस्टम या किसी भी संगठन को हम एक ओपन सिस्टम की तरह समझें, हम उसे एक क्लोज सिस्टम ना समझें। तो मैं समझती हूँ आपको ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का अंतर समझ आया है कि ओपन सिस्टम जहाँ पर आपका संगठन प्रभावित होता है बाहरी कारकों से, और क्लोज सिस्टम जहाँ पर आपका संगठन या आपके संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो भी बाहरी कारक हों या जो भी वातावरण चल रहा है मार्केट को लेकर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम आज के कंटेक्स्ट में बात करें तो हर संगठन, चाहे वो छोटा संगठन हो या बड़ा संगठन, प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संगठन हो, वह प्रभावित होता है बाहरी कारकों से। तो काट्स और कान ने बताया कि हर सिस्टम की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चले, इसके लिए 3 मुख्य केंद्र होते हैं, जैसे कि इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट। जब हम इनपुट की बात कर रहे हैं तो संगठन में ऊर्जावान इनपुट की ज़रूरत होती है। अब ये ऊर्जावान इनपुट क्या होते हैं?
ऊर्जावान इनपुट होते हैं आपके कर्मचारी, आपके संसाधन, आपकी तकनीक जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए संगठन के अंदर। साथ ही साथ इसमें आपके संगठन की संस्कृति होती है जो आप एक इनपुट की तरह देते हैं, लोगों का अनुभव जो एक इनपुट की तरह वो लेकर आते हैं, लोगों का एजुकेशन, ये सब एक एनर्जेटिक या ऊर्जावान इनपुट है। अगर ये इनपुट सुचारू रूप से चलेंगे तो हमारा जो थ्रूपुट सिस्टम है, यानी कि सिस्टम के भीतर जब हम चेंजिंग या ट्रांजिशन की बात करते हैं तो वह अच्छे ढंग से होता है। और साथ ही साथ आउटपुट के रूप में, ऊर्जावान आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलता है? एक अच्छा संगठनात्मक प्रदर्शन। साथ ही साथ उसमें आपके कर्मचारियों का प्रोत्साहन भी बढ़ता है। अब देखिए, जब कार्ट्स और कान ने इन 3 चीज़ों की बात करी तो एक और चीज़ जिसके ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, उन्होंने कहा कोई भी संगठन एक लूप की तरह होता है जहां पर इनपुट जब दिए जाते हैं संगठन को तो वह एक थ्रूपुट सिस्टम के तहत, एक चेंजिंग मैकेनिज्म के तहत कुछ आउटपुट देता है। अब आउटपुट उत्पादकता के रूप में हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी के रूप में हो सकता है, प्रदर्शन के रूप में हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं एक लूप है, तो जो भी आपकी उत्पादकता हुई, प्रॉफिटेबिलिटी हुई, अगर उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो अगर आप उस प्रॉफिटेबिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं नए संसाधन खरीदने में, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी रेवेन्यू आपने जनरेट किया है उसको कर्मचारियों का वेतन देने के लिए, तो यह क्या हुआ? एक क्लोज्ड लूप बन गया कि आप कुछ इनपुट देते हैं, उससे थ्रूपुट सिस्टम होता है, फिर आउटपुट, और फाइनली जब हम पुनर्चक्रण की बात करते हैं, रीसाइक्लिंग की बात करते हैं, तो जो आपने आउटपुट पाया है, चाहे वो उत्पादकता के रूप में हो, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी के रूप में हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से वह रिसाइकिल होकर आपके इनपुट ही बनते हैं। अब जो कार्ट्स और कान का कहना था, उन्होंने 2 चीज़ों पर और बताया कि कोई भी अगर संगठन होता है तो वह डायनेमिक होम्योस्टैसिस यानी कि गतिशील होम्योस्टैसिस की बात करता है। इसका मतलब होता है कि हर संगठन कोशिश करता है कि एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसके कार्यों में बना रहे, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। परिवर्तन हो, परिवर्तन के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन परिवर्तन इस तरीके से हो कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव संगठन में ना हो, एक इक्विलिब्रियम की स्थिति भी बनी रहे। स्टेटस क्यो यानी कि यथास्थिति और इक्विलिब्रियम में अंतर है थोड़ा। जब हम स्टेटस क्यो की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं स्थिरता की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तब हम ये बोल रहे हैं कि जितने इनपुट्स आप दे रहे हैं उसी के हिसाब से ट्रांजिशन हो, उसी के हिसाब से आपका आउटपुट आए, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए कि आप इनपुट्स तो बहुत दे रहे हैं लेकिन आपको आउटपुट प्रदर्शन के रूप में, उत्पादकता के रूप में बिल्कुल भी सही नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है। तो ये हम डायनेमिक होम्योस्टैसिस की बात करते हैं। साथ ही साथ कार्ट्स और कान ने बोला कि समरूपता, जो ओपन सिस्टम होते हैं जितने भी संगठन, वे समरूपता की बात करते हैं यानी कि इक्विफिनैलिटी। अब ये इक्विफिनैलिटी यानी कि समरूपता क्या है? इसका अर्थ होता है कि जब हम कोई भी कार्य संगठन में करते हैं तो एक कार्य को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। तो एक प्रबंधक के तौर पर आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी एक कार्य जो आप करेंगे या कोई भी एक परिवर्तन आप लेकर अगर आ रहे हैं तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं उसको कार्यान्वित करने के लिए। सिर्फ आप एक ही तरीके को लेकर आगे ना बढ़ें, आप उसको देखिए कि कौन कौन से अलग अलग तरीकों से वो किया जा सकता है। साथ ही साथ यह डिसाइड करना
या निर्णय लेना कि कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, ये आपके आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। तो कार्ट्स और कान की यह थी ओपन सिस्टम थ्योरी। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टिची, नियोल टिची का टीपीसी फ्रेमवर्क क्या है। जब हम संगठनात्मक विकास की बात करते हैं तो नियोल टिची ने एक दृष्टिकोण दिया जिसको टीपीसी फ्रेमवर्क बहुत कॉमनली बोला जाता है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। नियोल टिची ने एक नेटवर्क मॉडल भी दिया और उस नेटवर्क मॉडल में भी उन्होंने यही बात करी, इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट की। लेकिन हाँ, जब उन्होंने थ्रूपुट को बताया तो उसमें उन्होंने अलग अलग चरों की यानी कि वेरिएबल्स की बात करी, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। जब हम टिची के नेटवर्क मॉडल की बात करते हैं तो टिची ने नेटवर्क मॉडल में प्रमुख चर दिए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स दिए थे, और उन्होंने कहा कि अगर हम संगठनात्मक विकास की बात करते हैं तो हमें इन वेरिएबल्स को देखना है कि ये आपस में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं या किस प्रकार से कार्यान्वित हैं, और फिर हम अपने तकनीकी, राजनीतिक और सांस्कृतिक वेरिएबल्स का इम्पैक्ट या प्रभाव इस नेटवर्क मॉडल पर देखते हैं। और फिर हमें समझना पड़ता है कि किस प्रकार से इतने सारे वेरिएबल्स आपस में मिलकर किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कहाँ पर हमारे को चीज़ें सही नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या क्या परिवर्तन उस यथास्थिति के लिए लेकर आने हैं। इसके अलावा टिची ने यह भी बोला कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके नेटवर्क मॉडल में सब आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ एक दूसरे पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और कुछ किसी पर कम प्रभाव डालते हैं। तो यह ज़रूर रहता है, लेकिन आपस में सभी इंटरडिपेंडेंट हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा टिची ने टीपीसी फ्रेमवर्क को नेटवर्क मॉडल के साथ जोड़ते हुए समझाया कि संगठनात्मक विकास किस प्रकार से हो सकता है। तो आइए समझते हैं आगे कि टिची का नेटवर्क मॉडल है क्या। जब हम टिची के नेटवर्क मॉडल की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बोला कि उन्होंने सबसे पहले तो बताया इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट के लिए। तो उन्होंने जब इनपुट की बात करी तो उन्होंने कहा इनपुट के तौर पर हमारे पास हमारी ह्यूमन रिसोर्स, साथ ही साथ हमारा वातावरण, कार्यरत रहता है, हमारे संसाधन, यह होते हैं। यह तो ऊर्जावान इनपुट्स की बात हुई। अब जब इन ऊर्जावान इनपुट्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो टिची ने अपने नेटवर्क मॉडल में जिन थ्रूपुट वेरिएबल्स की बात करी वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो उनका थ्रूपुट वेरिएबल है वो है मिशन। इसके बाद उन्होंने मिशन और स्ट्रैटेजी के बाद बात करी कि किसी भी संगठन में कुछ कार्य होते हैं, कार्य से जुड़े होते हैं लोग और लोगों से बनते हैं कुछ इमर्जेंट नेटवर्क्स। इसके अलावा थ्रूपुट सिस्टम में जो होता है वो होता है संगठनात्मक प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस। और साथ ही साथ
इसमें उन्होंने एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स की भी बात करी। अब जब हम इमर्जेंट नेटवर्क्स की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर रही हूं एग्जिस्टिंग नेटवर्क या फिर फॉर्मल नेटवर्क से और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस या फिर संगठनात्मक प्रक्रियाओं से। साथ ही साथ जब हम टास्क की बात करते हैं तो टास्क को हम एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस से। इसके अलावा जब हम इसमें बात करते हैं कि संगठनात्मक विकास के थ्रूपुट मैकेनिज्म क्या है, तो अब मैं आपको समझाती हूं। जब हम मिशन और स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो मिशन और स्ट्रैटेजी आपको बताएगा कि आपके उद्देश्य क्या है, आप किस प्रकार से अपने इनपुट्स यानी कि रिसोर्सेज यानी कि संसाधन को इस्तेमाल करेंगे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। अब जब आपको यह निर्धारित है कि आपके उद्देश्य क्या हैं, तो उसके साथ ही साथ आप बात करेंगे कि कार्य क्या हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपको कौन से कार्य करने हैं, कौन सी तकनीक लानी है संगठन के अंदर। तो कुछ तकनीकें होती हैं, कुछ तरीके के कार्य होते हैं, कुछ संरचनाएं आप बनाते हैं जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस के तहत लेकर आते हैं। इसी के अलावा जब हम टास्क की बात करते हैं तो टास्क में आप एक सूची बनाते हैं कि कौन कौन से कार्य आप कर रहे हैं अपने संगठन में। फिर आप ये भी देखते हैं कि कौन से लोग हैं जो उस कार्य को कर रहे हैं। फिर से आप ये जानना चाहेंगे कि क्या उनका अनुभव है, क्या उनका शिक्षा है, यह सब। अब इसके अलावा उन्होंने दो चीज़ों की और बात करी थ्रूपुट सिस्टम में। पहला जो कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क। एग्जिस्टिंग नेटवर्क का यहाँ पे मतलब होता है कि औपचारिक रिश्ते आपस में। तो किसी भी संगठन में आपने देखा होगा कि एक संरचना बनी होती है जिसके तहत कुछ नेटवर्क्स, कुछ रिश्ते बिल्कुल डिफाइन होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगे। आपको पता होगा कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको किससे बात करनी है, अगर आपको कोई नई तकनीक लेकर आनी है तो आपको किससे बात करनी है, और उस बात करने का तरीका क्या होगा, माध्यम क्या होगा। आप रिटन एप्लीकेशन लिखेंगे, लिखित में परमिशन लेंगे, या आप वर्बली भी परमिशन ले सकते हैं, या फिर आप मोबाइल फोन पर एक मैसेज ड्रॉप करके भी परमिशन ले सकते हैं। तो कुछ स्पष्ट रूप से फॉर्मल नेटवर्क्स या फॉर्मल प्रोसेसेस आप कह सकते हैं होते हैं हर संगठन में कोई भी कार्य करने के लिए। और जब हम संगठनात्मक प्रोसेसेस की बात करते हैं, प्रक्रियाओं की बात करते हैं, तो उसमें आती है कि आप किस तरीके से रिवॉर्ड करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, किस तरीके से आप अपने संगठन में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, संचार की संरचना करते हैं। साथ ही साथ इन सब से मिलकर बनते हैं आपके इमर्जेंट नेटवर्क्स। इमर्जेंट नेटवर्क्स दर्शाते हैं संगठन में अनौपचारिक रिश्तों को, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, आप जिसको कोई डिफाइन नहीं करते, कुछ परिभाषित नहीं करते हैं। वह किस तरीके से आपके संगठन के लोग हैं, किस तरीके का कार्य है, किस तरीके के फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरीके की संरचना है, उसी के हिसाब से अपने आप अवतरित होते हैं। तो टिची के नेटवर्क मॉडल में यह सब हैं थ्रूपुट सिस्टम के वेरिएबल्स। और उन्होंने कहा कि अगर हम संगठनात्मक विकास की बात करते हैं तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारे संगठन में ये सब चीज़ें होती कैसे हैं। अब जब ये सब चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं तो जैसा कि मैंने बोला कि पहले इनपुट था, फिर थ्रूपुट था, अब आउटपुट। आउटपुट के तौर पर आपको क्या मिलेगा? संगठनात्मक प्रदर्शन।
संगठनात्मक प्रदर्शन की बात कर सकते हैं आप इसमें उत्पादकता की बात कर सकते हैं। और फिर अपने ही नेटवर्क मॉडल में उन्होंने अपने ऊर्जावान आउटपुट्स को फीडबैक के तहत इनपुट से ज्वाइन किया। इसका मतलब ये था कि जो भी हमारे पास आउटपुट्स आते हैं, चाहे वो लोगों की सोच के रूप में हो या लोगों की उत्पादकता के रूप में हो, उसका इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं फिर से एक लूप के तहत अपने इनपुट्स के लिए करते हैं। टिची का नेटवर्क मॉडल भी आधारित है ओपन सिस्टम थ्योरी पर ही। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्ट्स एंड कान ने यह बताया कि किसी भी संगठनात्मक विकास के मॉडल को कार्य करने के लिए यह जरूरी है कि वह आधार बनाए अपना ओपन सिस्टम थ्योरी पर। बस टिची के नेटवर्क मॉडल में उन्होंने थ्रूपुट सिस्टम के अलग अलग वेरिएबल्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। अब जब आपको यह समझ आ गया कि टिची का नेटवर्क मॉडल क्या है, तो उसके बाद आपको यह समझना है कि टिची का टीपीसी दृष्टिकोण क्या कहता है और इसमें टीपीसी का मतलब क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, टी का मतलब होता है टेक्निकल, यानी कि तकनीक। तो अब आप ये देखिए कि आपके संगठन में किस प्रकार की तकनीक है, कौन कौन सी उत्पादकता की प्रक्रियाएं हैं, किस तरीके के संसाधन उपलब्ध हैं उस तकनीक को लेकर। क्या आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में कार्य कर रही है, या आप अभी भी पुरानी तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आपको नई तकनीक ही लेकर आनी है आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर अपनी पुरानी तकनीक को भी बहुत सुचारू रूप से चला रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, समय के साथ परिवर्तन की आवश्यकता है, वह आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा जब हम पी की बात करते हैं, मतलब कि पॉलिटिकल, राजनीतिक, अब हर संगठन में कुछ ऐसे समूह होंगे जो बहुत ही डोमिनेंट होंगे या प्रमुख होंगे, या ये कहिए कि उनकी बात ज़्यादा मानी जाती होगी, या उनकी बात में वजन होता होगा, या उनके पास इस प्रकार के अधिकार हैं जो कि वह अलग अलग प्रकार के निर्णय ले सकते हैं। तो कुछ डोमिनेंट या प्रमुख समूह होते हैं और कुछ नॉन डोमिनेंट होते हैं। और जब हम कल्चरल की बात करते हैं, यानी कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इसमें हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे संगठन में मूल्य साझा किए जाते हैं, किस प्रकार की वैल्यूज हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो अब जब आपने टिची का नेटवर्क मॉडल समझ लिया कि किस प्रकार के वेरिएबल्स हैं, अब आपको अपने आप से 4 प्रश्न पूछने की ज़रूरत है, और तब आप समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों के लिए आपको विकास या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो जब हम उन 4 सवालों की बात करते हैं, तो सबसे पहले जब हम टी यानी कि टेक्निकल, तकनीक की बात कर रहे हैं, तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि क्या संगठन की तकनीकी समस्या को हल करने के लिए जिन वेरिएबल्स की बात हमने करी, तो संगठन के हिस्से एक दूसरे के साथ कितनी अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके संगठन में आपको लगता है कि बहुत ही पुरानी तकनीक कार्य करती है, तो समस्या यह है कि आपको उस तकनीक को बदलना है। तो क्या आपके लोग ये चीज़ सोचते हैं, या सिर्फ ये एक शीर्ष प्रबंधन की सोच है? तो अगर यहाँ पर एक गैप है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से लोगों की सोच को बदलें। इसी के साथ अगर आप ये देख रहे हैं कि संगठन की राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए संगठन के हिस्से एक दूसरे के साथ कितनी अच्छी तरह जुड़े हैं, लोगों में ये क्लैरिटी ही नहीं है कि पदोन्नति किस आधार पर होती है, प्रमोशन किस बेसिस पर मिलता है। तो इस प्रकार के प्रक्रियाएं जो रहती हैं किसी भी संगठन में, वह एक
अविश्वास की स्थिति को पैदा करती हैं, जो सही नहीं है कहीं पर भी विकास के लिए। तो आपको ये सब चीजें समझनी होंगी कि क्या आपका तकनीक समस्या अगर है, अगर आपकी कोई राजनीतिक समस्या है, क्या अगर आपकी कोई सांस्कृतिक समस्या है, आपके कंपनी का मिशन या उद्देश्य कुछ और संस्कृति को दर्शाता है और आपके कार्य किसी और संस्कृति की बात कर रहे हैं, या आपकी संरचना किसी और संस्कृति की बात कर रही है, तो यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं, टेक्निकल यानी कि तकनीकी, राजनीतिक और सांस्कृतिक सबसिस्टम्स जो हैं, उप प्रणालियाँ जो हैं, वह आपस में कितनी अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं। और जहाँ जहाँ पर आपको वो लूप होल्स दिखेंगे कि किस वजह से ये व्यवस्थित नहीं है, वही आपके केंद्र बन जाएंगे कि आपको वहीं पर कार्य करना है, सिर्फ उसी चीज़ों के लिए कार्य करना है। बाकी चीज़ें आपकी सुचारू रूप से आपके संगठन में चल रही हैं। तो यह था टीपीसी फ्रेमवर्क। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उच्च प्रदर्शन प्रोग्रामिंग मॉडल की, यानी कि हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग मॉडल। अब यह क्या है? जब हम हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग मॉडल की बात करते हैं तो यह दिया था नल्सन और बर्न ने 1984 में। नल्सन और बर्न का मानना था कि अगर हमें संगठनात्मक विकास की बात करनी है तो हमें किसी भी संगठन के वर्तमान प्रदर्शन को आंकना जरूरी है। हमें देखना जरूरी है कि वो किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है, कैसी सोच रखता है। उसी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि इस संगठन को जरूरत है संगठनात्मक विकास के इंटरवेंशंस की या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के सत्रों में बताया था कि बहुत बार संगठन सोचते हैं कि दूसरे संगठन बदलाव ला रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं, तो हमारे को भी लाना है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देखिए, हो सकता है आप उनसे और बेहतर स्थिति में हो, आप पहले से ही उत्कृष्टता की बात कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं? तो देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर नल्सन और बर्न ने बोला कि हमें वर्तमान प्रदर्शन को देखना चाहिए और उससे समझना चाहिए कि वो किस लेवल पर है, किस स्तर पर है संगठन। इसके लिए उन्होंने 4 अलग अलग संगठनात्मक प्रणालियां भी थी। अब ये उन्होंने कैसे निकाला कि कौन सा संगठन किस प्रणाली पर आता है? इसके लिए उन्होंने एक उपकरण बनाया था, एक क्वेश्चनर डेवलप किया, एक सर्वे या सर्वेक्षण उपकरण आप बोल सकते हैं, जिसको उन्होंने बनाया, जिसमें उन्होंने 11 अलग अलग वेरिएबल, 11 अलग अलग चरों की बात करी और उन्हीं के बेसिस पर, उसी के आधार पर उन्होंने निकाला कि और बताया कि आपका संगठन कौन से स्तर पर है। तो नल्सन और बर्न का जो ये मॉडल है, यह आपको यह बताता है कि आपका संगठन कौन से स्तर पर है। तो जो वो चारों स्तर की बात करी, तो उसमें से लेवल 4 यानी कि सबसे उच्च स्तर वाले संगठनों को बोला जाता है हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उच्च प्रदर्शन करने वाला संगठन। हम यहाँ पर उल्टा पढ़ेंगे, उल्टा यानी कि लेवल 4 से, स्तर 4 से, क्योंकि स्तर 4 सबसे शीर्ष पर आता है। अब होता क्या है ये स्तर 4 या उच्च प्रदर्शन करने वाले संगठनों में ऐसा क्या अलग है? आप ऐसे संगठनों में देखेंगे कि संगठनात्मक सदस्यों को हमेशा सशक्त बनाने की बात की जाती है, उनको एम्पावर किया जाता है। जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, वो सारे अधिकार अपने पास ना रखकर, अपने हाथों में ना रखकर, वह अधिकार अपने जूनियर्स में, अपने कर्मचारियों में बांटते हैं, उन्हें देते हैं अधिकार, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो उनकी एक सकारात्मक सोच होती है, वहाँ के नेताओं की, वहाँ के कर्मचारियों की सोच में ही सकारात्मकता होती है। साथ ही साथ
इस प्रकार के संगठन उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस पर ध्यान देते हैं। हमने प्रभावशीलता और उत्कृष्टता की बात करी थी। तो उत्कृष्टता प्रभावशीलता से इस प्रकार से अलग रहती है, क्योंकि प्रभावशीलता में हम बस इतनी बात करते हैं कि हमारा ये लक्ष्य है, हमने वह पा लिया, इसका मतलब हम प्रभावशील हैं। लेकिन उत्कृष्टता, ऐसे संगठन जो उत्कृष्टता की बात करते हैं, एक्सीलेंस की बात करते हैं, वह कंटिन्यूअस नेचर में सिर्फ इसी पर कार्यरत रहते हैं कि आए दिन कैसे वो अपने संगठन को आगे से आगे बढ़ाएं। वे कहीं पर आके स्थिर नहीं होते हैं कि अब हम नई तकनीक लेकर आए हैं, बस हमने बहुत अच्छा कर लिया, हम मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, वे कंटिन्यूअस अपने आप को इवॉल्व करते हैं, उत्कृष्ट बनते हैं। वह गोल अचीवमेंट की, लक्ष्य प्राप्ति की बात नहीं करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति तो उनको हो ही रहे हैं, वो अब इस स्तर पर आ चुके हैं कि लक्ष्य प्राप्ति उनका एक गोल नहीं है कि वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने की बात करें। अब आगे और कैसे 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 बढ़ा जा सकता है, वह सिर्फ और सिर्फ इसी की बात करते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस प्रकार के संगठनों को देखेंगे या उनकी संरचना देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर कोई पदोन्नति का अवसर है तो वह सबके लिए होगा, सबको पता होगा। किसी के लिए इनइक्विटी नहीं होती है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप ऐसी संस्थाओं का या ऐसे संगठनों का संचार का नेटवर्क देखेंगे तो वहां पर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अगर किसी जूनियर को अपने सुपर सीनियर से बात करनी है, अपने सीईओ से बात करनी है, तो वह आसानी से अवेलेबल है उनके लिए। कोई पदानुक्रम नहीं होगा, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। और जब फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है तो आपको पता है कि निर्णय लेना या निर्णय लेने की गति बहुत तेज हो जाती है। आपको बहुत समय नहीं लगता है निर्णय लेने के लिए। इसके अलावा जब हम उच्च प्रदर्शन वाले संगठनों की बात करते हैं तो साथ ही साथ ऐसे संगठन में आप ये पाएंगे कि जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वे बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इस संगठन से जुड़े हुए हैं। बहुत गौरव महसूस करते हैं, वो अपने आप को सोचते हैं कि वो इस संगठन का पार्ट हैं। और देखिए, जब हम कह रहे हैं गौरवान्वित महसूस करते हैं तो उनका कमिटमेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है संगठन के प्रति। वे सिर्फ वेतन पाने के लिए कार्य नहीं करते हैं, वे कहीं ना कहीं अपने संगठन को उत्कृष्ट बनाने के लिए कार्य करते हैं। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो कर्मचारी होते हैं वो सिर्फ अपनी, हमने मैस्लो की थ्योरी, आप लोगों ने, आप प्रबंधन के छात्र हैं, आप जानते होंगे मैस्लो की थ्योरी। उसमें सबसे शीर्ष पर जो आवश्यकता आती है वह होती है आत्म साक्षात्कार, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो कर्मचारी जो इस प्रकार के संगठनों में कार्य करते हैं वे अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को भी रियलाइज कर सकते हैं। तो जब हम स्तर 4 की बात कर रहे हैं तो वह हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अगर हम तीसरे स्तर की बात करें तो तीसरे स्तर पर आते हैं सक्रिय संगठन, यानी कि प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आप यहां पर ये देखेंगे कि जो नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वह भविष्य पर ध्यान देते हैं। वर्तमान के साथ साथ भविष्य पर भी उनकी नजर होती है। हाई परफॉर्मिंग जितने उत्कृष्ट नहीं बन पाती ऐसी संगठन, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ते रहें, पहले से ही अपने ग्राहकों की नीड्स को भांप लें, ऐसा संचालन करते हैं अपने कार्यों का जिससे वह अपने कॉम्पिटिटर्स से हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एज पर रहें। और सिर्फ यही नहीं, जो यहाँ पे नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि संगठन का विकास किया जाए। संगठन में जो उद्देश्य हैं
उनके लिए स्पष्टता लाई जाए। डेवलपिंग द पर्पसेस। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके संगठन के कुछ उद्देश्य हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। तो यहां पर नेता खुद उद्देश्यों को डेवलप करते हैं, परिभाषित करते हैं, कोशिश करते हैं, या ये कहिए कि वो पूरे वो कार्य करते हैं जिससे वह अपने कर्मचारियों को स्पष्टता से बता पाए कि हमारे उद्देश्य क्या हैं। तो यहाँ के लीडर्स जो रहते हैं प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के, वो खुद पर्पस को डेवलप करते हैं और अपने कर्मचारियों को उस पर्पस को परिभाषित भी करते हैं उनके लिए। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर जिस पर फोकस किया जाता है वह होता है गुणवत्ता पर, क्वांटिटी पर नहीं। प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सक्रिय संगठन हमेशा फोकस करता है कि वह अपने ग्राहकों को क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे पाए। तो गुणवत्ता पर यहाँ पे बहुत जोर दिया जाता है, ना कि नंबर्स पर, क्वांटिटी पर। साथ ही साथ प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने बोला कि वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती हैं, तो वह डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज यानी कि विकासात्मक रणनीतियों पर कार्य करती हैं। वह पहले से ही भाप लेती हैं कि मार्केट में क्या बदलाव आने वाला है और उसी के अनुरूप अपने आप को चलाती है। तो इनके पास एक एडवांटेज ये रहता है कि जो बदलाव मार्केट में आना होता है वह उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाती है। अब दूसरे स्तर पर आती हैं उत्तरदायी संगठन यानी कि रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिव, रिएक्टिव रिस्पॉन्सेस प्रोएक्टिव के कंपैरिजन में थोड़ी धीरे होती हैं, थोड़े धीरे गति से चलती हैं। ऐसे संगठनों के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि वह सबसे पहले अपने लक्ष्यों में स्पष्टता लेकर आ पाए। यहाँ के कर्मचारियों को स्पष्ट ही नहीं हो पाता है, तभी वो थोड़े रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, वो सक्रिय नहीं बन पाते कि पहले से भाप लें। अपनी अडेप्टेबिलिटी की क्षमता को विकसित करते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नए परिवर्तनों के साथ वह अपने आप को सक्षम बना पाएं कि वह उसके साथ बदल सकें। सिर्फ यही नहीं, इसमें जो लीडर्स होते हैं या जो नेता होते हैं वह टीम में एकजुटता बढ़ाने की बात ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें प्रोएक्टिव बनना है या फिर सक्रिय संगठन बनना है तो अभी वे उस स्तर पर हैं जहां पर उनके संगठन में समूह तो हैं लेकिन समूह में एकजुटता नहीं है, क्योंकि जैसे ही समूह में एकजुटता आ जाती तो वह मिलकर अपने फ्यूचर के लिए कार्य करने लगते हैं। तो अभी उनका फोकस जो रहता है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम्स बिल्ड करने के लिए रहता है, उनको और कोहेसिव बनाने के लिए रहता है। अब जो हम स्तर 1 की बात करेंगे वह होती है प्रतिक्रियाशील संगठन यानी कि रिएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। परिवर्तन पूरे वातावरण में आ चुका है, हर संगठन उस परिवर्तन को अपना चुका है, लेकिन आपका संगठन जो कि प्रतिक्रियाशील संगठन है वह अभी भी पुरानी प्रक्रियाओं, पुरानी प्रतिक्रियाओं, पुराने प्रोसेसेस के साथ ही चल रहा है, पुरानी तकनीक के साथ ही चल रहा है। यहाँ पर शेयर्ड फोकस नहीं होता, सब अलग अलग फोकस से जा रहे हैं। संगठन के कर्मचारी, संगठन का प्रबंधन, सबका फोकस अलग है। और इस तरीके के संगठन में आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे के ऊपर खराब प्रदर्शन के लिए उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, चाहे वो आपका सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो, जिसकी भी वजह से या जिन वजहों से भी खराब प्रदर्शन होता है, सब एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें जो लीडर्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले स्तरों में पढ़ा, तो लीडर्स की एक सोच थी, लीडर्स का एक फोकस था।
यहाँ पर जो नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो इस तरीके की पॉलिसीज या नीतियां लेकर आते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है। हाँ, हो सकता है उनको अपने लिए कार्य करते हुए अच्छा लग रहा हो, लेकिन उन नीतियों का संगठनात्मक विकास से कोई लेना देना नहीं होता। तो जब आप ऐसी कंडीशन में हैं जहां पर आपके नेता विकास के बारे में सोच ही नहीं रहे, तो आप ये याद रखिएगा कि आप एक रिएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रतिक्रियाशील संगठन का हिस्सा हैं, और ऐसे संगठनों को तत्काल नवीनीकरण की जरूरत होती है। तो इस मॉडल से आप ये समझ सकते हैं, जो हमने आपको बताया कि 11 अलग अलग वेरिएबल्स के बेसिस पर आप एक सर्वेक्षण भरवाते हैं संगठन से, और इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका संगठन कौन से स्तर पर है, और आपको फिर सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से आप अपनी पॉलिसीज बनाएं कि आप एक ऊंचे स्तर पर पहुंच पाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अचीव मॉडल क्या है। अचीव मॉडल, जो कि संगठनात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण मॉडल है, वह यह मानता है कि किसी भी संगठन को अगर विकास करना है तो वह सिर्फ और सिर्फ अगर अपने लोगों पर, ह्यूमन रिसोर्स पर ध्यान देगा तो वह विकास कर सकता है। उसका यह मानना है कि कितनी भी अच्छी तकनीक आप संगठन में ले आइए, अगर आपके लोग जो वहां पर कार्य कर रहे हैं वह अच्छे से अपना कार्य नहीं कर पा रहे या उनके पास कौशल नहीं है, तो आपका सब एफर्ट्स बेकार है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए और संगठनों से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ह्यूमन रिसोर्स यानी कि अपने कर्मचारियों, अपने लोगों पर ध्यान देना है। अब जब हम अचीव मॉडल की बात करते हैं तो अचीव मॉडल में एक और चीज बताई गई कि जब भी हम परफॉर्मेंस फीडबैक या फिर प्रदर्शन संबंधी फीडबैक की बात करते हैं, आप किसी भी संगठन में होंगे तो आप कुछ प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन का फीडबैक आपको दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आप संगठनों में देखेंगे कि प्रदर्शन का बस इतना फीडबैक आपको दिया जाता है कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया या खराब प्रदर्शन किया। उसके बाद की बात पर कोई बात ही नहीं करता है कि वह खराब प्रदर्शन किन वजहों से हुआ, क्यों हुआ, क्या किया जा सकता है कि यह खराब प्रदर्शन नहीं होना था, या अगर किसी का अच्छा प्रदर्शन हुआ है तो कौन से ऐसे कारक थे जिसकी वजह से अच्छा प्रदर्शन हो पाया। तो ये देखा गया कि संगठनों में जब हम परफॉर्मेंस फीडबैक की बात करते हैं तो वह सुचारू रूप से नहीं दिए जाते। अगर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करें कि अगर किसी का खराब परफॉर्मेंस या खराब प्रदर्शन रहा तो यह उसकी अनुभव की वजह से रहा, उसकी एजुकेशन की वजह से रहा, या उसके कौशल की वजह से रहा, या कुछ बाहरी कारण थे, यानी कि संगठन ने उसका सपोर्ट ही नहीं किया, वो अपने आप में बहुत कौशल रखता था, स्किल्स रखता था, कॉम्पिटेंसीज रखता था उस कार्य को करने के लिए, लेकिन संगठन ने संसाधन ही नहीं दिए जो जरूरी थे उस कार्य को करने के लिए। तो इस तरीके का विश्लेषण संगठन नहीं करते हैं। संगठन सिर्फ सामने वाले को, अपने कर्मचारी को, अपने लोगों को बस यह बताते हैं कि उनका प्रदर्शन बेहतर था या उनका प्रदर्शन खराब था। लेकिन अचीव मॉडल के तहत यह सोचा गया कि किस प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि अगर व्यक्ति का प्रदर्शन अच्छा होगा तो संगठनात्मक प्रदर्शन अपने आप बढ़ेगा और संगठनात्मक विकास होगा। और जब हम इन सब चीज़ों पर देखेंगे कि प्रदर्शन खराब क्यों हुआ या किन वजहों से हुआ, अगर आप ये पता लगा पाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप किस चीज़ों पर काम करें जिससे कि आप विकास कर सकते हैं। तो जब हम अचीव मॉडल की बात करते हैं तो प्रभावी प्रदर्शन प्रबंधन से संबंधित 7 चरों की, 7 वेरिएबल्स की बात इन्होंने करी।
जब हम अचीव में ए की बात करते हैं तो ए का मतलब होता है एबिलिटी। एबिलिटी यानी कि क्षमता, कि क्या उस इंसान में जिसको आपने कार्य दिया हुआ है, उस इंसान में वो एबिलिटी है कि वो वह कार्य कर सके। जैसा कि उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं कि आपने किसी छात्र को बोला कि तुमको आईआईटी की परीक्षा क्रैक करनी है, लेकिन उसको बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी नहीं आती, उसको बहुत छोटी छोटी अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात करें तो उसे वह नहीं आती है। तो अब आप देखिए, जब उसमें एबिलिटी ही नहीं है तो पहले आपको तो एबिलिटी, उसके स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, उसमें एबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी उस परीक्षा को निकालने के लिए। तो क्षमता को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम प्रदर्शन की बात करते हैं तो उसमें अब आप ये देखिए कि क्या उस इंसान में वह क्षमता है भी या नहीं। इसी के अलावा जब हम सी से बात करते हैं तो क्लैरिटी यानी कि अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी क्या होता है कि लोगों में क्षमता तो है, जैसे कि आपने उदाहरण के तौर पर एक संगठन ज्वाइन किया और आपको जो कार्य मिला वो मिला मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का। अब जब आपने इंटरव्यू दिया था, साक्षात्कार दिया था, जब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, तो आपको समझ आया था कि एक मार्केटिंग इंटर्न को, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को कस्टमर से बात करनी है और अपने अपने प्रोडक्ट्स, उत्पादों को बेचना है। बस दो ही चीज़ें आपके दिमाग में थी, या आपने सोचा कि एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को यही करना होता होगा। लेकिन जब आप संगठन में पहुंचे तो आपको 10 अलग अलग प्रकार के कार्य सौंप दिए गए। तो अब आपकी जो स्पष्टता थी उस रोल को लेकर, उस भूमिका को लेकर, उस पद को लेकर, वह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं थी। आपको लग रहा था एक ऑफिस मिलेगा जिसमें आप बैठेंगे, जो कोई ग्राहक आएगा आप उससे बात करेंगे, उसको अपना प्रोडक्ट बेचेंगे और आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन जब आप संगठन में पहुंचे तो आपको पता चला कि आपको तो फील्ड में जाना है, आपको तो डोर टू डोर सेलिंग करनी है, आपको तो कुछ घंटे डोर टू डोर सेलिंग के बाद लोगों को फ़ोन भी करने हैं जो कि आपके ग्राहक भी नहीं है, एक प्रोस्पेक्ट्स हैं सिर्फ। तो आपको उस रोल की स्पष्टता ही नहीं थी। तो यहाँ पर आप बात करने में अच्छे थे, आप ग्राहकों को कन्विंस करने में अच्छे थे, एबिलिटी थी आपके पास, लेकिन क्योंकि आपके पास स्पष्टता नहीं थी उस रोल को करने के लिए, तो आपको लगा यह आपका कार्य नहीं है और इसीलिए आपने वो कार्य अच्छे से नहीं किया और प्रदर्शन आपका काफ़ी कम आया। साथ ही साथ जैसा कि मैंने ये बताया कि कभी कभी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, स्पष्टता होती है, लेकिन संगठन का साथ नहीं होता। तो हेल्प, एच होता है हेल्प के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, संगठनात्मक समर्थन। बहुत बार यह भी पाया गया है कि जो कर्मचारी हैं उनको, जैसे अगर मैं मार्केटिंग का ही आपको जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो उसी उदाहरण में अगर हम देखें तो आपके कर्मचारी को पता है कि अगर वो अपने कुछ ग्राहकों से कंपनी के बाहर मिलने जाएगा जिनका ऑफिस थोड़ा दूर है, मान के चलिए 10 किलोमीटर है आपके ऑफिस से, लेकिन आपके पास कोई संसाधन नहीं है कि आप उनके ऑफिस तक 10 किलोमीटर तक जा पाएं। आपको संगठन ने कोई बाइक या कोई कार या आपको कोई रिसोर्सेज नहीं दिए हुए जिससे कि आप खुद ऑटो करके जाएं। तो आपको लगेगा जब मेरा संगठन ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, इतना अच्छा ग्राहक है, मैं उसको डील क्रैक कर सकता हूँ, इसका कॉन्फिडेंस है आपको पूरा। लेकिन क्योंकि आपके संगठन ने आपको ये कुछ संसाधन नहीं प्रोवाइड करवाए कि आप किस प्रकार से उस ग्राहक तक पहुंचेंगे, तो यहाँ पर शायद सपोर्ट ना होने की वजह से आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। आपने भी सोचा कि मैं क्यों जाऊं, मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं,
जब संगठन ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। इसके अलावा इंसेंटिव यानी कि मोटिवेशनल फैक्टर्स, आपको प्रोत्साहन किस प्रकार से मिल रहा है, क्या वो आपके अकॉर्डिंग है या नहीं। और अचीव मॉडल में जब हम बात करते हैं तो ई का मतलब होता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। अब यहीं पर जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि मूल्यांकन सिर्फ मूल्यांकन की तरीके से ना हो, ये ना बताया जाए आपको कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या खराब, आपको ये फीडबैक दिया जाए कि जो हम अभी जिन वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो क्षमता हो चाहे वो स्पष्टता हो, तो कहाँ पर वो कमी आ रही है। इसके अलावा वी का मतलब होता है वैलिडिटी यानी कि वैधता। क्या आपके संगठन ने जिस भी कर्मचारियों को वो रखता है वो लीगल तरीके से रखता है, लीगल पॉलिसीज पर रखता है या नहीं। और ई होता है वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम ओपन सिस्टम थ्योरी की बार बार बात कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस इंपैक्ट होता है वातावरण से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आइडियल मॉडल की। अब आइडियल मॉडल भी हमें यही बताता है कि हम किस प्रकार से संगठनात्मक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम इस आइडियल मॉडल में आई की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इम्पैक्ट, बाहरी और आंतरिक फैक्टर्स का, कारकों का, कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि कार्ट्स और कान ने कहा था कि जितने भी संगठनात्मक विकास के मॉडल हैं वह सब आधारित हैं ओपन सिस्टम थ्योरी पे। तो जब ओपन सिस्टम थ्योरी पर आधारित हैं तो आपको ये देखना होगा कि जो परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं वह किससे इम्पैक्ट हुआ है। वह आपके आंतरिक कारकों से इम्पैक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है, या बाहरी कारकों से। साथ ही साथ अब आप ये देखिए कि परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से होंगे, किन किन कंपोनेंट्स पर आप कार्य करेंगे। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप कोई से भी डायग्नोस्टिक मॉडल जो हमने बात करे हैं, चाहे वो वीसबोर्ड का हो या इसके अलावा टिची का हो, आप कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी दृष्टिकोण ले सकते हैं यह समझने के लिए कि कौन से प्रमुख घटक, आप ऐसे प्रमुख घटक जिन पर आप कार्य करेंगे। और ई से होता है परिवर्तन को सक्षम करना यानी कि इनेबलिंग द चेंज। आप वह सारे नीतियां बनाएंगे जिसके तहत आप परिवर्तन को लेकर आना चाहेंगे। और ए से होता है बदलाव हासिल करना यानी कि अचीविंग द चेंज। जो भी आपने सोचा, समझा, निर्णय लिया, उद्देश्य बनाया, उसको पाना। और एल से होता है एक अच्छा नेतृत्व। इन सब चीजों के लिए यानी कि यह देखना कि कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, यह देखना कि कौन से प्रमुख घटकों पर आप कार्य करेंगे, किस प्रकार से कार्य करेंगे, इन सब के पीछे एक अच्छा नेतृत्व होता है, तभी आप संगठनात्मक विकास की बात कर पाते हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और मॉडल आता है संगठनात्मक विकास में जिसकी हम बात करते हैं ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल की। अब इस मॉडल में ब्रिज ने 3 चरण डिजाइन किए। हालांकि कुछ लोग इसको लेविन्स के चेंज मॉडल से मिलता जुलता मानते हैं, लेकिन इसमें ब्रिज ने जो बात करी, उन्होंने कहा कि सबसे पहला जब हम किसी भी विकास, नए चीज की बात कर रहे हैं, नए परिवर्तन की बात कर रहे हैं अपने संगठन में, तो सबसे पहले हमें पुरानी चीजों को जाने देना होगा, लेटिंग गो, या उसे खत्म करना होगा। हम उसको खत्म किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप सोचो कि दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो यह बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या दिक्कत आती है, जब आप दोनों चीजों को साथ में, पुराने तरीके भी और नई चीज भी जब साथ में लेकर चलते हैं, तो बहुत बार जो आपके कर्मचारी होते हैं वह पुरानी ही तरीकों पर वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो उसमें और ज्यादा दक्ष हैं और सक्षम है उस तरीके से कार्यों को करने के लिए। तो ब्रिज का कहना यह था कि पहले आप सारी पुरानी चीजों को खत्म करें, एंड करें, लेटिंग गो करें, और फिर उसके बाद आप
एक न्यूट्रल जोन में आ जाते हैं, तटस्थ क्षेत्र में, जिसका मतलब होता है कि अब पुरानी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जब पुरानी चीज़ें नहीं होती हैं तो लोगों को ये परेशानी करती है, लोगों के मन में एक अविश्वास पैदा होता है, लोगों को समझ नहीं आता कि किस प्रकार से आगे संगठन चलना है। तो इसमें आप अच्छे संचार के द्वारा इस स्टेज को क्लियर कर सकते हैं। और आखिरी में होता है नई शुरुआत। अब आप पूरी अपनी शक्तियों को एकत्रित करके अपने नई प्रणालियों को, नए प्रोसेसेस को लेकर आइए। तो यह था ब्रिजेस का ट्रांजिशन मॉडल कि किस प्रकार आपको ट्रांजिशन करना है, आपको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है। तो पहले पुरानी चीज़ों को पूरी तरह खत्म करिए, एक न्यूट्रल जोन को लेकर आइए और फिर एक नई शुरुआत नई चीज़ों के साथ करिए। तो प्रिय छात्रों, हमने इस सत्र में बात करी कि हर संगठनात्मक विकास का आधार होता है ओपन सिस्टम थ्योरी, क्योंकि अभी जिन भी संगठनों की बात हम करते हैं वह सब एक अच्छा उदाहरण है ओपन सिस्टम का। साथ ही साथ हमने इसमें बात करी है टीपीसी फ्रेमवर्क की, और हमने देखा कि किस प्रकार हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइजेशन हम बन सकते हैं। और हमने बात करी है अचीव और आइडियल मॉडल की भी, जो कि बात करता है कि किस प्रकार हम अपने ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लोगों पर ध्यान देकर उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और फिर हम अपने संगठन को उत्कृष्ट भी बना सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह सत्र, यह व्याख्यान समझ आया होगा। धन्यवाद।